नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं रसशास्त्र में जो महारस है उसमें से एक देख रहे हैं अभ्रक। पहली बात तो कि महारस कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? अभ्रक, विक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रित, शशक, चपल और रशक। ये 8 आपको रस बताए हैं या महारस बताए हैं। तो उसमें से आज हम देख रहे हैं अभ्रक के बारे में। तो अभ्रक के बारे में देखते हैं। तो अभ्रक को क्या कहते हैं? इसका केमिकल नेम होता है माइका। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.6 से 3, हार्डनेस होती है 2.5 से 3 तक। इसको बोला जाता है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर फाइलोसिलिकेट, या फिर इसका केमिकल जो नेम है वो होता है डबल सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम अथवा सोडियम। पोटेशियम की जगह सोडियम भी होता है। जो ये अभ्रक होता है, ये जो कुचालक होता है, ताप और विद्युत का कंडक्टर नहीं होता है, ये कंडक्शन नहीं करता है। और इसका एक पर्याय है गोरी बीज। गोरी बीज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? गोरी बीज बोला जाता है। अब बात करें हम इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसका इतिहास क्या है। तो इतिहास के बारे में बताते हैं कि इसका जो पहला सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी से पूर्व जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। वज्र अभ्रक का उल्लेख मिलता है। उसमें किसका मिलता है? वज्र अभ्रक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद में 3rd शताब्दी में मिलता है गौतम कृत न्याय दर्शन में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद में चिकित्सा के उद्देश्य से सर्वप्रथम अष्टांग हृदय अर्श चिकित्सा में इसका वर्णन मिलता है। काशीशादी तेल के रूप में। किसके रूप में? काशीशादी तेल के रूप में इसका वर्णन मिलता है। चिकित्सा के उद्देश्य से सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अष्टांग हृदय अर्श चिकित्सा 8/15 में। उसके बाद में देवी पार्वती का रज किसको कहा गया है? गंधक को कहा गया है। और देवी पार्वती का शुक्र किसको कहा गया है? अभ्रक को कहा गया है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? गोरी बीज बोला जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? गोरी बीज बोला गया है। अब हम देखते हैं इसके प्राप्ति स्थान की, ये कहाँ कहाँ से हमारे को मिलता है। तो ये राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, तमिलनाडु। राजस्थान में तो अजमेर भीलवाड़ा में मिलता है, तमिलनाडु में, पंजाब में, यूपी के अल्मोड़ा में, झारखंड के गिरिडीह जिले में मिलता है। झारखंड में गिरिडीह जिले में मिलता है। रूस में, अमेरिका में, कनाडा में, भारत के अलावा रूस, अमेरिका और कनाडा में भी मिलता है। एक विश्व प्रसिद्ध है झारखंड के गिरिडीह जिले में खान है कोडरमा की अभ्रक की खान। ये याद रखिएगा, कोडरमा की अभ्रक की खान जो वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस कौन सी है? कोडरमा की अभ्रक की खान। अब इसके पर्याय, तो जितने भी आकाश के पर्याय होते हैं तो वो सारे पर्याय अभ्रक के भी होते हैं। तो जैसे वज्र, आकाश, गगन, अंबर, मेघ, व्योम, क्षय, अंतरिक्ष, अनंतक, ये सारे किसके पर्याय है? हमारे अभ्रक के पर्याय। जिसमें से याद रखिएगा बहुपत्र, गोरी तेज, मेघ, गिरीच, गगन, अंबर और वज्र भी इसको बोला गया है। ठीक है, वज्र अभ्रक का उल्लेख जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी हमारे को देखने को मिला था। अब बात करते हैं इसके मॉडर्न एस्पेक्ट से टाइप के बारे में। तो इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है अल्कली माइका, दूसरा होता है फेरोमैग्नीशियम माइका। जो होता है सफेद या हल्के रंग का होता है, जो अल्कली होता है, क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक मात्रा में होता है, इसलिए क्षारीय स्वभाव का होता है। अल्कली स्वभाव का होने के कारण इसको अल्कली बोला गया है। दूसरा होता है फेरोमैग्नीशियम माइका, जो रेड या ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। आयरन और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण इसका कलर कैसे होता है? तो रेड होगा या ब्लैक कलर होता है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल के आधार के ऊपर, केमिकल एस्पेक्ट के आधार के ऊपर। ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? मस्कोवाइट, पेरेगोनाइट, फेलेगोपाइट, लेपिडोलाइट, बायोडाइट। तो इसकी एक ट्रिक है, आप याद करिएगा इसको। इसकी ट्रिक के आधार पर कि मस्त पैर फैलाओ, लेट जाओ बाई साइड यानी लेफ्ट साइड में आपको लेट जाना है। तो क्या लिखा है? मस्त पैर फैलाओ, लेट जाओ बाई साइड। मस्त पैर फैलाओ, लेट जाओ बाई साइड। तो मस्कोवाइट, पेरेगोनाइट, फेलेगोपाइट, लेपिडोलाइट, बायोडाइट। जो मस्को और पेरेगो होता है दोनों व्हाइट माइका होते हैं। फेलेगोपाइट जो होता है अंबर माइका, मैग्नीशियम माइका भी बोला जाता है। लेपिडोलाइट जो होता है लिथियम मतलब रूबी माइका होता है। बायोडाइट जो होता है वो ब्लैक माइका होता है। बायोडाइट कैसा होता है? ब्लैक माइका होता है। कृष्ण, पीत, रक्त, श्वेत और श्वेत होता है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद एस्पेक्ट से कितने भेद बताए हैं। तो आयुर्वेद एस्पेक्ट से इसके 4 भेद बताए गए हैं। एक कौन सा बताया? पिन्नाक, नाग, मंडूक, वज्र। कौन कौन से बताएंगे भैया? पिन्नाक, नाग, मंडूक, वज्र। एक बताया गया श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। तो हम देखते हैं पिन्नाक। तो इसको पिन्नाक क्यों बोला गया है? पिन्नाक इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको अग्नि पर अगर तपाएंगे तो इसके जो पत्र होते हैं, पिन्नाक से क्या याद रखेंगे आप? पत्र याद रखेंगे। पिन्नाक पैसे पत्र, जो इसके पत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अगर इस पिन्नाक का सेवन किया जाए तो ये मल अवरोध करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है और मृत्यु खोज करता है।
ठीक है। यही अगर आप अग्नि को अगर नाग जो है, नाग जो इसका टाइप है, उसको अगर अग्नि पर तपाते हैं तो इस नाग की भांति, नाग यानी सर्प, सांप की भांति फुकार मारता है, जिसके सेवन से मंडल आदि कुष्ठ रोग हो जाते हैं, जिसके सेवन से मंडल आदि कुष्ठ रोग हो जाते हैं। ठीक है। अब हम तीसरा देखते हैं मंडूक। जो मंडूक होता है, अगर उसको आप अग्नि पर तपाते हैं तो मंडूक यानी मेंढक, तो ये मेंढक की तरह उछलकर अग्नि से बाहर आ जाता है, मेंढक की तरह उछलता है ये, तो बाहर आता है। इसके सेवन से कौन सा रोग हो जाता है आपको? अश्मरी रोग हो जाता है। देखा होगा मेंढक के ऊपर छोटी छोटी बिंदियां जैसी होती है, मतलब अश्मरी जैसा कुछ होता है, तो अश्मरी रोग हो जाता है। जो वज्र होता है, वज्र को जो अगर आप अग्नि पर तपाते हैं तो ये सभी विकृतियों से मुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसको देह सिद्धि और लोक सिद्धि देने वाला होता है और संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला होता है, सर्व रोग हरम परम, सर्व रोग हरम परम होता है। अब हम देखते हैं जो श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण अभ्रक, चार प्रकार के जो अभ्रक बताए गए हैं। तो जो श्वेत अभ्रक है वो श्वेत क्रम का होता है। अब भैया श्वेत अभ्रक दिखता कैसा है, तो आप देखेंगे कि यह होता है श्वेत अभ्रक। कैसा होता है? ये रहा आपके पास श्वेत अभ्रक, ये व्हाइट माइका होती है, जो कैसी कलर की होती है? व्हाइट कलर की होती है। और किस काम के लिए उपयोग में ली जा रही है? श्वित्र रोग के नाश के लिए उपयोग में ली जा रही है। दूसरी होती है हमारे पास रक्त अभ्रक। कौन सी होती है? रक्त अभ्रक, जो रक्त क्रम के लिए, जिसे आरबीसी का फॉर्मेशन करना है आपको। तो अब रक्त अभ्रक की दिखाऊं तो मैं आपको, होता है हमारे पास रक्त अभ्रक होता है। ठीक है, ये रक्त अभ्रक होता है। ठीक है। तीसरा होता है पित्त वर्ण का अभ्रक, जो होता है पित्त वर्ण का अभ्रक, जो होता है पित्त कर्म के लिए, यानी कामला रोग के नाशन के लिए या कृत्रिम श्रवण के निर्माण के लिए इसका उपयोग होता है। तो अब देखिएगा, ये होता है हमारे पास कौन सा? पित्त अभ्रक जो होता है, येलो माइका, येलो माइका ये होती है। और लास्ट होती है हमारे पास कृष्ण माइका, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो माइका होती है, कृष्ण माइका माइका होती है, जो सबसे अधिक गुण वाला होता है, अन्य अभ्रकों से सबसे अधिक ज्यादा गुण वाला होता है, जो हमारे को देखने को भी मिलता है। ये होता है हमारे पास कृष्ण कलर की माइका, ब्लैक माइका, कृष्ण अभ्रक जो होती है। अब हम देखते हैं अभ्रक के ग्राह्य लक्षण। अभ्रक के ग्राह्य लक्षण होता है स्निग्धम, पृथुदलम, वर्ण संयुक्तम, भारतोदिकम, शुक निर्मोच्य पत्रम च तदभ्रम शस्तम मीरितम। स्निग्धम यानी ये स्निग्ध होता है। पृथुदलम यानी इसके दल जो होते हैं, इसके जो पत्र होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, मोटे मोटे पत्रों वाला होता है। वर्ण संयुक्तम, भारतोदिकम, अत्यधिक भारी होता है, वर्ण होता है इसका, कृष्ण वर्ण का होता है, श्रेष्ठ जो माना है। शुक निर्मोच्य पत्रम च, और इसके जो पत्र होते हैं वो आसानी से अलग हो जाते हैं, शुक निर्मोच्य होते हैं, यानी एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं। तद ब्रह्म सस्तम मीरितम, इस प्रकार का जो अभ्रक होता है वो प्रशस्त अभ्रक होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्रक के शोधन की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि अगर अशुद्ध अभ्रक का आपने शोधन किया है तो पार्श्व में पीड़ा, कुष्ठ रोग और पांडु रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। अब बात करते हैं अभ्रक का शोधन। अभ्रक शोधन किस प्रकार करेंगे, तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। परतप्तम सप्तवाराणि निक्षिपितम कांजी की अभ्रकम, निर्दोषम जायते नूनम, प्रक्षिपितम वापि गोजले, त्रिफला क्वथिते चापि, ग्वाम दुग्धे विशेषतः। कहता है या तो कांजी में या गोजल यानी गोमूत्र में या त्रिफला क्वाथ में या गोदुग्ध में, इसमें आपको अभ्रक को प्रतप्त करना है और 7 बार उसको निर्वाप करना होता है। निर्वाप विधि से अभ्रक का शोधन करना है, 7 बार उसको तपाना है और कांजी में उसको बुझाना है। तो आप देखेंगे, मैं बताता हूं आपको अभ्रक का शोधन। तो देखिए अभ्रक का शोधन में आपको ये अभ्रक लिया आपने, ये अशुद्ध अभ्रक है हमारे पास। कौन सा अभ्रक है? ये अशुद्ध अभ्रक होता है। इस अशुद्ध अभ्रक को अपन क्या कर रहे हैं? तपा रहे हैं, बहुत अत्यधिक अग्नि पर उसको रेड हॉट कर रहे हैं, रेड हॉट कर रहे हैं। रेड हॉट करने के बाद में हम इसको डुबोएंगे कांजी में या गोदुग्ध में या फिर आपके पास गोमूत्र में या फिर त्रिफला क्वाथ में। जैसे ही त्रिफला क्वाथ में डुबोएंगे तो आप देखेंगे फिर ये स्पष्ट निर्वाप के बाद में उसका कलर ऐसा हो जाता है। और आप जब साफ निर्वाप कर चुके होते हैं, जब साफ निर्वापन इसके कर चुके होते हैं, तो ये एकदम कृष्ण वर्ण का चूर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है हमारे पास अभ्रक का शोधन। तो बताया गया है परतप्तम सप्तवाराणी, 7 बार उसको परतप्त करके निक्षिप्त करना है। क्या करना है? उसका निर्वाप करना है कांजी में अभ्रक का। निर्दोषम जायते नूनम, प्रक्षिप्तम वापि गोजले, या फिर गोजल के अंदर आपको उसको प्रक्षिप्त करना है या उसको डुबोना है, या त्रिफला क्वाथ में या फिर गोदुग्ध में, इसका आपको क्या करना है? निर्वाप करना होता है। अब हम देखते हैं धान्य अभ्रक। धान्य अभ्रक क्या होता है? तो शुद्ध अभ्रक लेना है आपको 1 पार्ट और शालीय धान्य लेना है आपको 4 पार्ट। शुद्ध अभ्रक कितना लेना है आपको? 1 पार्ट लेना है। शालीय धान्य लेना है आपको 4 पार्ट। तो उसमें क्या करना है? आपको द्रव्य में
ये जो दोनों द्रव्य हैं उसको कंबल के टुकड़ों में बांधकर पोटली बना लेनी है, या आपके बोरी के टुकड़े में बांधकर आपको पोटली बनानी है। उसको कांजी में डुबोना है 3 दिन तक। 3 दिन तक इसमें डुबो के रखना है आपको, कांजी में डुबो कर रखना है। फिर आपको उसको कांजी में ही उस कंबल के टुकड़े से ही उसको मर्दन करना है। और अगर जब आप मर्दन करेंगे दृढ़ता से तो जो अभ्रक का चूर्ण है वो कांजी में आ जाएगा सारा, अभ्रक चूर्ण रूप में होकर कांजी में आ जाता है। फिर आप उसको जो लिक्विड है उसको स्थिर होने देना है। फिर उस जो ऊपर का लिक्विड है उसको निथाल लेना है, और जो पेंदे में उसके पेंदे में आपके पास उसके पेंदे में आपके पास क्या बन जाएगा, अभ्रक जमा हो जाता है। अब हम देखते हैं अभ्रक का मारण। तो आपको क्या लेना है, जो ये धान्य अभ्रक बना है उसको लेना है, और धान्य अभ्रक में काशमर्द सौरस की भावना देनी है। काशमर्द सौरस से मर्दन करना है उस धान्य अभ्रक को। चक्रिका बनानी है, स्राव संपुट करना है, 10 गजफुट देंगे तो आपके पास अभ्रक की बशम बन जाएगी। ये होता है फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड मेथड है अभ्रक के मारण के लिए नागर मोथे है चोलाई सौरस की भावना देनी है, वही चक्रिका बनानी है, स्राव संपुट करना है, 10 गजफुट देने, अभ्रक की बशम बन जाती है। थर्ड मेथड में धान्य अभ्रक लिया, उसके समान मात्रा में गुड़ लेते हैं, समान मात्रा में गुड़ लेते हैं दोनों के, उसमें देते हैं गंधर्व पत्र यानी अरंड के पत्र की, अरण्य पत्र सौरस की भावना, वही मर्दन करते हैं, चक्रिका बनाते हैं, ऊर्ध्व और अधः में वट के पत्र रखते हैं, फिर उसको स्राव संपुट करते हैं, 3 पुट देते हैं, और अभ्रक की हमारे पास कौन सी भस्म बन जाती है, निश्चंद्र भस्म बन जाती है। कैसी भस्म बन जाती है, निश्चंद्र भस्म बन जाती है। अब हम देखते हैं अभ्रक के भस्म के लक्षण क्या क्या, कौन कौन से लक्षण होते हैं अभ्रक भस्म के। तो अभ्रक भस्म में जो लक्षण होते हैं, निश्चंद्रम च अरुणम च स्वच्छम सुसूक्ष्म स्पर्श कोमलम अभ्रमृतम विजानियात रस तंत्र विचक्षण है। तो ये कहता है निश्चंद्र होती है, यानी सूर्य के प्रकाश में लेके जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की चंद्रिकाएं नहीं दिखती है, अरुण वर्ण की होती है, स्वच्छ होती है एकदम, सुसूक्ष्म अत्यधिक सूक्ष्म रूप में होती है, और स्पर्श करने पर कोमल होती है, और स्पर्श करने पर कोमल होती है। अब हम देखते हैं अभ्रक भस्म का लोहितीकरण। जो अगर आपने मारण किया है तो लाल वर्ण उत्पन्न न हो, मारण करने के बाद में जब आप इतनी अत्यधिक मात्रा में इसको अग्नि देते हैं, अत्यधिक मात्रा में इसको अग्नि देते हैं तो इसका जो लाल वर्ण उत्पन्न नहीं होता है। तो लाल वर्ण उत्पन्न करने के लिए अभ्रक भस्म में आप गंगरेन, नागरमोथा, वटदुग्ध, वटमूल सौरस, हरिद्रा सौरस, मंजिष्ठा या लज्जालु क्वाथ से मर्दन करते हैं, 3 पुट देते हैं, तो आपके पास जो अभ्रक भस्म बनती है वो निश्चंद्र कोमल लाल कमल सदृश वर्ण की हो जाती है। लाल कमल के वर्ण के समान, लाल कलर के समान की भस्म बन जाती है। अब हम देखते हैं अभ्रक भस्म का अमृतीकरण कर रहे हैं। अभ्रक भस्म का अमृतीकरण करने के लिए अभ्रक भस्म ली, आपने क्या ली, अभ्रक भस्म ली। लेकिन अभ्रक भस्म का अमृतीकरण करते क्यों है, क्योंकि अभ्रक भस्म जब ली तो अभ्रक भस्म को पुट देते हैं अभ्रक में, तो अभ्रक में क्या हो जाती है, उष्णता, तीक्ष्णता और रुक्षता अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है। तो उसके शमन के लिए हमें उसका क्या करना रहता है, अमृतीकरण करना रहता है। अभ्रक भस्म की अत्यधिक मात्रा में 100 पुट तक अभ्रक भस्म आती है, तो उसके कारण अभ्रक में उष्णता, तीक्ष्णता और रुक्षता आ जाती है, जिसके कारण उनके शमन करने के लिए, इन तीनों का शमन करने के लिए हम अभ्रक भस्म का अमृतीकरण करते हैं। तो अमृतीकरण किस प्रकार करते हैं, अभ्रक भस्म लेते हैं, उसमें गोघृत इक्वल मात्रा में ऐड करते हैं, लोहे की कढ़ाई में संपूर्ण घृत के जलने तक, जो घृत ऐड किया था उसके जलने तक उसको मंद अग्नि पर पकाते हैं, तो अभ्रक भस्म का अमृतीकरण हो जाता है। अब हम देखते हैं अभ्रक भस्म के गुण और कर्म। तो अभ्रक भस्म जो होती है स्वादु रस होती है, स्निग्ध होती है, शीतवीर्य वाली होती है, अमृत के समान आयु, बल, बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है, उत्तम रसायन है, वाजी कारक होता है, दीपन, पाचन, रुचि, केश्य, नेत्रीय और वर्ण्य होता है। इसके थेरेपेटिक यूज में देखें तो काश, श्वास, पांडुरोग, क्षय, जीर्ण ज्वर, प्रमेह, परिणामशूल, अम्लपित्त, श्वेत परदर, अर्श और शीतपित्त आदि रोगों में इसका उपयोग होता है। अभ्रक भस्म की मात्रा 1 से 2 रत्ती होती है। अनुपान में से मधु, घृत और मक्खन का इसका अनुपान लेते हैं। अब हम करते हैं अभ्रक का शत्वपातन। तो अभ्रक का शत्वपातन करने के लिए शुद्ध अभ्रक लेते हैं 1 पार्ट, और उसका 1/4 पार्ट लेते हैं हम शुद्ध टंकण भस्म, शुद्ध टंकण भस्म लेते हैं, और अभ्रक लेते हैं 1 पार्ट। उसमें हम मूसली रस से इसका मर्दन करते हैं। फिर मूषा यंत्र में, मूषा में रखकर कोष्टिका यंत्र में, मूषा में रखकर कोष्टिका यंत्र में उसका धमन कर देते हैं। तिरु धमन करते हैं तो लोहे जैसा शत्व इसका निकल जाता है, लोहे जैसा शत्व प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं अभ्रक शत्व का शोधन करना है। अगर अभ्रक शत्व जो निकला है, इसका आयरन पार्ट जो निकला है उसका शोधन करना है, तो त्रिफला क्वाथ, वटमूल क्वाथ या कांजी में गर्म करके 7 बार बुझाना है। इसको कितने बार, 7 बार बुझाना है। 7 टाइम उसको आपको निर्वाप करने से इसका शोधन हो जाता है। अभ्रक शत्व का मारण करना है तो 2 भाग अभ्रक शत्व लेते हैं, 1 भाग
कज्जली लेते हैं। 2 भाग अभ्रक सत्व में, 1 भाग कज्जली में उसका मर्दन करते हैं, फिर गोमेय की अग्नि में 7 बार उसका पाक करते हैं, तो अभ्रक सत्व की भस्म बन जाती है। अभ्रक सत्व की भस्म बनाने के लिए क्या लेते हैं, 2 भाग अभ्रक सत्व लेते हैं और 1 भाग कज्जली लेते हैं। उन दोनों का मर्दन करते हैं और उसको पाक करते हैं। कितनी बार? 7 बार पाक करते हैं गोमेय की अग्नि में, तो अभ्रक सत्व की भस्म बन जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से जो फॉर्मुलेशंस है जो जिसमें अभ्रक आता है। तो आरोग्यवर्धनी वटी, लक्ष्मी विलास रस, योगेंद्र रस, वसंत कुसुमागर रस, कुमार कल्याण रस, गगन प्रपटी और पंचामृत प्रपटी।